जब हम दुग्ध उत्पादन की बात करते हैं तो आमतौर पे गाय के दूध के बारे में ज़्यादातर हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन आंकड़े जो बता रहे हैं वो पिछले कुछ सालों में भैंस के दूध का उत्पादन जो है वो ज़्यादा बढ़ा है। करीब 2.5% जो है भैंस के दूध का उत्पादन गाय के मुकाबले ज़्यादा बढ़ा है। भैंस के दूध से लेकर भैंस की नस्लों तक में सुधार हो रहा है। भैंस ज़्यादा तेज़ी से किसानों को सहूलियत दे रही है और उससे किसानों की स्थिति भी ठीक हो रही है। इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान के डायरेक्टर साहब हैं। पहला सवाल यही हम आपसे पूछेंगे कि गाय और भैंस के दूध में अंतर क्या होता है और दोनों में से आपको कौन सा लगता है कि साइंटिफिक तरीके से कि ये गाय का दूध अच्छा होता है या भैंस का? पूरा देश में देखे तो हमारे पास करीब 30 करोड़ गाय और भैंस मिला के होगा, उसमें से 20 करोड़ गाय है और 10 करोड़ जो है आपका भैंस है। लेकिन हम दूध का उत्पादन को देखें तो तकरीबन 50% यानी कि आधा हिस्सा दूध ये भैंस बनाते हैं और 20 करोड़ गाय 50% बनाते हैं और 10 करोड़ भैंस आपका उतना ही दूध बनाते हैं। तो इसमें से सीधा सीधा आपको ये पता लग जाता है कि भैंस हमारे देश के लिए या हमारा वातावरण के लिए, हमारा जो खान पान है इसको हिसाब से वो कैसे अट्यून्ड है, यानी कि वो हमारा फार्मर को सूट करता है। जहाँ तक भैंस और गाय का दूध की सवाल है, भैंस का दूध कोई मामले में गाय का दूध से अलग है। अलग कैसे है कि भैंस का दूध में जो टोटल सॉलिड है ये गाय का दूध के मात्रा में ज़्यादा है। भैंस का दूध में जो फैट है ये गाय का दूध से डबल है। जो भैंस का दूध में जो कोलेस्ट्रॉल है जिसको लेके काफ़ी हंगामा होता है कभी कभी, ये गाय का दूध से काफ़ी मात्रा में कम है। भैंस का दूध का कैल्शियम को आप देखें तो वो गाय का दूध से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और अभी हाल ही में A1 A2 करके एक कंट्रोवर्सी कहूंगा कि काफी लोगों ने कहने लगे कि A2 दूध पीना चाहिए क्योंकि A2 दूध पीने से आपका हार्ट की बीमारी, आपका जोड़ों का दर्द, ये सब कम होता है। तो भैंस का दूध में A1 का कोई चांस ही नहीं है। भैंस का दूध गारंटेड A2 दूध है। तो ये सभी पैमाना को देखते हुए मैं कहूँगा कि भैंस का दूध गाय का दूध से काफ़ी वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। अभी बात आता है कि इसमें वैल्यू एडिशन हम कैसे करें। मैं हाल ही में साउथ अमेरिका में वेनेजुएला में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था जो दुनिया भर में जो भैंस का है, जैसे इटली है, ब्राज़ील है, इंडिया है, नेपाल है, हम सब वहाँ पे बैठ के चर्चा कर रहे थे कि भैंस का दूध का जो प्रोसेसिंग है ये हमें प्रोडक्ट के लिए करना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम पिज़्ज़ा खाते हैं तो पिज़्ज़ा में एक चीज़ का ज़रूरत पड़ता है जिसको हम कहते हैं मोज़रेला चीज़। ये मोज़रेला चीज़ जो है ये सिर्फ भैंस का दूध से ही बनता है। तो वो साउथ अमेरिका में मैं बात कर रहा था तो वहाँ पे जवाब बहुत साफ था कि जब भैंस का दूध इतना वैल्यूएबल है मोज़रेला चीज़ के लिए तो हम भैंस का दूध को एज ए कॉफ़ी व्हाइटनर हम क्यों यूज़ करें, हम इसको मोज़रेला चीज़ में कन्वर्ट क्यों ना करें। इसको इकोनॉमिक्स देखिए, मैं वहाँ पे पूछा कि कितना दूध में से कितना चीज़ बनता है तो करीब 8 किलो दूध से 1 किलो चीज़ बनता है। अभी 8 किलो भैंस का दूध का मैं कीमत लगा लूँ तो 500 रुपया और 1 किलो मोज़रेला चीज़ में लगा लूँ तो 3000 रुपया। तो 500 रुपया सीधा 3000 रुपया बन सकता है अगर हमारे पास ये करने का अगर फैसिलिटी हो, प्रोसेसिंग फैसिलिटी हो और दूध हो। प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ की आपने बात की तो ये कहाँ पे लैकनेस आपको लगती है कि अपने देश में किन किन क्षेत्रों में, खासतौर पे जब हम भैंस पालन के क्षेत्र में बात करते हैं, आमतौर पे भैंस के दूध को लेकर जो प्रोसेस प्रक्रिया है वो कहाँ पे हमारी लैकनेस है और क्या होना क्या चाहिए? और लागत चाहिए। अभी हाल के दिन में हम इतना दूध बनाते हैं तो करीब हम 20 to 25% दूध हम प्रोसेस करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि और 75% जगह है हमें इसको प्रोसेस करने के लिए। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, चाहे वो सरकारी लेवल में हो या जो आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। हमारे देश में प्रोसेसिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी है। आप अमूल को देखें या हमारा बनस डेयरी है इसको देखें,
या हरियाणा में आपका वीटा है, इसको देखें तो हमारे पास हम सक्षम है, लेकिन शायद इसको और रेप्लिकेट करने का जरूरत है। और एक खास चीज है, इसको ब्रांडिंग का जरूरत है कि हम अभी हाल में बहुत ये रिसेंट स्टोरी है, मैं मदर डेयरी को देखता हूं कि वो भैंस का दूध को अलग से मार्केट करना शुरू किया। तो अगर भैंस का दूध गाय का दूध से अलग है तो हम क्यों ना भैंस का दूध को भैंस का दूध करके मार्केट करें, हम दोनों दूध को क्यों मिलाएं। तो ये थोड़ा सा जागरूकता की जरूरत है। और ये जो मैं प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स की बात आपको किया कि दूध वर्सेस चीज, दूध वर्सेस आइसक्रीम एटसेट्रा, इसको और मतलब बारीकी में देखने का जरूरत है। लेकिन सबसे जो ज्यादा जरूरत है कि ये जो दूध के दाम है वो किसान तक पहुंचना, ये बहुत जरूरी है। वो कौन सी 5 नस्लें हैं भैंस की जिससे पशुपालक अगर वो लेते हैं तो उनकी बेहतर आमदनी भी हो सकती है और उनको ज्यादा रख रखाव में बहुत ज्यादा दिक्कतें भी नहीं होंगी। बीमारी हम कई बार होता है, बीमार हो जाती है तो उसमें ज्यादा खर्च भी आ जाता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए आप 5 कौन सी नस्लें हैं जो सजेस्ट करेंगे हमारे पशुपालक भाइयों को? हिमांशु, हमारे देश में 20 किस्म का भैंस है, यानी कि 20 नस्ले के भैंस पाए जाते हैं। इसमें जो दूध देने वाला ब्रीड्स है यानी कि नस्ल है, उसमें से सबसे पॉपुलर है और सबसे कामयाब है मुर्रा, जो कि हरियाणा पंजाब में पाए जाते हैं और देश भर में ये मुर्रा फैले हुए हैं। चाहे आप आंध्रा की बात करें या साउथ की बात करें या दूसरे जगह में की बात करें। लेकिन मुर्रा के अलावा 2-4 और ब्रीड है जो मुर्रा के बराबर की दूध देने का क्षमता रखता है। जैसे मैं आपको कहूं कि नीली रवि एक ब्रीड है जो कि पंजाब में पाए जाते हैं। एक ब्रीड है बन्नी जो कि आपको गुजरात में पाए जाते हैं। एक जाफराबादी, ये भी वहाँ पे गुजरात में पाए जाते हैं। एक सूरती, ये महाराष्ट्र और वहाँ पे पाए जाते हैं। हमारा यूपी में एक ब्रीड है भदावरी जिसको हम कहते हैं। तो ये 4-5-6 ब्रीड है जिसका दूध का प्रोडक्शन का क्षमता बहुत अच्छा है। और जो जरूरत है असल में वो है कि इसको इम्प्रूवमेंट कैसे करें। आप मुर्रा की बात करें तो मुर्रा में आपको 30 किलो दूध देने वाला मुर्रा भी मिलेगा और 6 किलो दूध देने वाला मुर्रा भी मिलेगा। हमारा ये जैसे केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है, यहाँ पे हमारा प्रयास रहते हैं कि हम जो अच्छे ब्रीड है इसको हम जल्दी जल्दी कैसे मल्टीप्लाई करें। विकसित भारत संकल्प की बात करें जो अभी सरकार का वो है कि 2047 तक हमें जो है एक लक्ष्य बनाया गया है। 2047 तक बफेलो मिल्क और इनके जो सह उत्पाद हैं उसको लेकर हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं? हमारा उम्मीद काफ़ी ऊंचा है। मैं आपको बताऊं कि पिछले 10 साल का ही मैं आंकड़े देखूं तो तकरीबन 30% हमने दूध में नस्ल सुधार में कामयाबी पाए हैं। अभी जो चैलेंज है वो वही मैं आपको जो पहले कह रहा था कि कैसे इसको हम दूर दूर गांव तक पहुंचाए, यानी कि इसको स्केल अप हम कैसे करें। हमारा संस्थान की बात है कि हम अभी एक टारगेट लिए है कि हम साल में अभी हम करीब 1.5 लाख से 2 लाख सीमेंट डोजेस बनाते हैं। तो अगले 3 साल में हम इसको 5 लाख करने के लिए एक संकल्प लिए है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट लिया है। तो ऐसे हमारा जैसा संस्थान है, एनडीडीबी है, हम सब मिल के काम कर रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य ये है कि अगले 10 साल तक ये जो 30% आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बाद मैं कर रहा हूँ इसको कम से कम 50% करने के लिए, अगर ऐसे होगा तो हमारा ये जो नस्ल सुधार में और तेजी आएगी और हमारा मिल्क प्रोडक्शन और बढ़ेगा। पशुपालकों को दूध की कीमत कैसे ज़्यादा मिले, इस क्षेत्र में हम कहाँ कमी रह गई है और हम कैसे उसको कवर अप कर सकते हैं? जागरूकता की कमी है। मैं कहता हूं कि अगर दूध की जो व्यवसाय है, इस व्यवसाय को फायदेमंद बनाना है तो 4 चीज में हमें कंसंट्रेट करना है। एक तो अभी हम बात कर रहे थे नस्ल सुधार की। आपको हमेशा ये टीके से ही ब्रीडिंग कराना चाहिए, ताकि आप टीके से ब्रीडिंग कराना चाहिए। और जब आप इसको ब्रीडिंग कराते हैं तो आप कौन सा बुल का सीमेन से ब्रीड करा रहे इसके बारे में आपको पक्का जानकारी चाहिए, ताकि आने वाला जो जनरेशन है वो इस जनरेशन से अच्छे मिले। दूसरी बात, इसका जो फीडिंग कॉस्ट, कोई भी डेयरी व्यवसाय है इसमें से 60% कॉस्ट
इज ऑन फीडिंग ऑफ द एनिमल। तो हमें नए नए और सस्ते जो हमें फीडिंग का जो रिसोर्स है इसको ढूंढना पड़ेगा। जो हमारे संस्थान है ये इसके ऊपर हमेशा तत्पर है। हम लगभग हर 2 साल में एक नई फीड फॉर्मुलेशन बाजार में लाते हैं और हम फार्मर को बताते हैं कि इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। आखिर में सर एक सवाल आपसे पूछना जरूर चाहेंगे कि सेफ मिल्क को लेकर काफ़ी चर्चा होती है कि पॉस्चराइज्ड मिल्क जो पैकेट वाले हैं वो सेफ होते हैं या नहीं होते हैं। जो खुले में दूध होता है आमतौर पे उस पे लोगों को ज़्यादा भरोसा होता है कि भाई हमारा वो गाय पाला है या भैंस पाला है, उसने दूध जो है तुरंत फ्रेश दूध हमें दिया है, तो वो उस पर ज़्यादा लोग भरोसा करते हैं। और पैकेट वाले दूध पे लोग जो है तमाम तरीके के संदेह करते हैं। तो ये इसमें सच्चाई कहाँ तक है और इसको आप बतौर वैज्ञानिक आप इसको कैसे लेते हैं? इस आपका जो सवाल है इसका जवाब मैं ऐसे दूंगा कि हाल ही में हमने कोरोना से उभरे। तो कोरोना हमारे लिए एक ऐसा सीख था कि जो इंसान में जितना भी बीमारी है इसका अबाउट 70% ये बीमारी ये जानवर से ही आता है। इससे आप मोटे मोटे ऐसे मान के चलिए। तो इसको करते हुए दूध भी एक एनिमल का प्रोड्यूस है, ये बहुत अच्छा है। दूध एक कंप्लीट फूड है, लेकिन इसको लेने के लिए आपको उसको पास्चराइज करके पीना बहुत जरूरी है। तो मैं कहूँगा ये भारत सरकार की तरफ से भी और हमारा जो मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसमें काफ़ी काम कर रहे हैं कि दूध कैसे पास्चराइज हो, दूध कैसे पैक हो और पब्लिक के पास ऐसे पैक दूध ही पहुँचे। हमारा पब्लिक के लिए मैं कहूँ कि ऐसे आपको कोई गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि जो फ्रेश मिल्क और पैक मिल्क इसमें कोई अंतर नहीं है। इसका जो दोनों का गुणवत्ता सेम है, बल्कि जो आपका पैक्ड मिल्क है ये काफ़ी हद तक सेफ है। क्यों? क्योंकि इसमें एक पास्चराइजेशन के थ्रू ये निकला है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बताया कि किस तरीके से भैंस पालन के क्षेत्र में देश में विकास हो रहा है और किन किन बातों का ख्याल रखकर पशुपालक भाई भैंस के जरिए अच्छी आमदनी कर सकते हैं। ऐसे वीडियोस स्टोरीज देखने के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर डॉक्टर साहब से कोई आपके भी सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम इससे पूछ के नेक्स्ट स्टोरी में हम जरूर उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।